हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब सही होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, हमने कार्यपालिका का प्रकार डिस्कस किया था। कार्यपालिका क्या होता है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि संसदीय, अर्धशात्मक और अध्यक्षात्मक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने संसदीय इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। संसदीय क्या होता है, अध्यक्षात्मक क्या होता है और अध्यक्षात्मक क्या होता है। तो हमने पहले बता देते कि जो कार्यपालिका है उसके दो प्रकार होते हैं, एक सामूहिक होता है, एक व्यक्ति के नेतृत्व में होता है। ठीक है, तो देखिए संसदीय वो होता है, देखिए अब संसदीय की बात भी हमने कर ली थी। तो देखिए जो संसदीय प्रणाली है वो भारत में है। ठीक है, भारत में है। और जो अध्यक्षात्मक है वो है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में है, याद रखिएगा इस बात को। और जो अध्यक्षात्मक है वो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत। इतना समझ में आ गया आपको। मैंने ये सब आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये अध्यक्षात्मक कौन से देश में, मैंने ये भी अभी बता दिया आपको। ठीक है, तो हम इस पे आगे चलते हैं, इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे श्रीलंका के बारे में है। ठीक है, श्रीलंका, तो हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, अध्यक्षात्मक। ठीक है, चलिए श्रीलंका में अध्यक्षात्मक प्रणालियाँ, कार्यपालिका यानी। ठीक है, 1978 में श्रीलंका में संसदीय का संशोधन करने के अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली लागू किया गया। ठीक है, इस प्रणाली को जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुनती है। ठीक है, यह संभव है कि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के होते हैं। मैंने आपको पहले जो वीडियो में बता दिया था कि जो चुनाव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसी बात का डिस्कस कर रहा है कि जो श्रीलंका में है 1978 के बाद अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, कार्यपालिका को अपनाया गया और वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ देती है। संविधान जो है किसको व्यापक शक्तियाँ देती है, राष्ट्रपति को। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र का होता है और प्रधानमंत्री को सारी शक्तियाँ दी जाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। संसद राष्ट्रपति में बहुमत वाले दल के सदस्य में प्रधानमंत्री को चुनता है। देखो मैंने वही बात बताई कि प्रधानमंत्री को चुना जाता है। हमारे में राष्ट्रपति नाममात्र का होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की बात होती है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचन प्रसाद और संस्थान सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, सरकार का प्रधान होता है। इतना समझ में आ गया। ये मुझे आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। राष्ट्रपति 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। हमारे यहाँ कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, देखिए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक होता है वहाँ पर 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसे संसद के कुल सदस्यों की संख्या में दो तिहाई बहुमत में पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ 1/3 बहुमत अगर मिलता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, वो हट सकता है, लेकिन वहाँ पर 2/3 बहुमत की बात हो रही है। ठीक है, अगर 2/3 बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संभव है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक ही दल के या अलग अलग दल के हो सकते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही दल के हो और जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग दल के हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे देश में क्या है, हमारे देश में बीजेपी है, ठीक है। जो बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री जो हमारा है वो बीजेपी के हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे बीजेपी के हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दिया जाता है। राष्ट्रपति संसद के बहुमत वालों दलों के सदस्यों में प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति हटा सकता है किसी भी प्रधानमंत्री या अन्य राष्ट्रपति को, ठीक है। राज्य के निर्वाचन प्रधान और सशस्त्र सेवाओं का प्रधान सेना होने के, यानी ये तो हमने पढ़ लिया था। वैसे एक बार मैं मुँह से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर 2/3 बहुमत मिलता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, तो क्या होगा, वो उस अपने पद से हट सकता है, ठीक है। उसको हटाया जा सकता है। इसमें कोई वाद विवाद नहीं होगा और इसमें कोई संभव नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति कहता है यानी अगर संसद के सदस्य कहते हैं कि अगर 2/3 बहुमत है तो उस राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक महाभियोग के द्वारा भी हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत में कैसी है? देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति काम करता है, और जो राष्ट्रपति काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। ये बात है। मुख्य तुलना देखिए, भारत की श्रीलंका के राष्ट्रपति में महाभियोग का सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य तुलना कीजिए। देखिए, महाभियोग जो है, मैंने अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया है कि जो महाभियोग होता है, पढ़ते हैं। महाभियोग क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि इसके बारे में मैंने आपको, अब मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ कि महाभियोग वही होता है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वही होता है, क्या होता है, महाभियोग। इतना समझ में आ गया। चलिए, अर्थशास्त्रात्मक श्रीलंका के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय प्रणाली, ठीक है। चलिए, जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था, देखिए मैंने आपको पहले चैप्टर बढ़ा दिया था कि संविधान कब लिखा गया, ठीक है, संविधान कब पारित हुआ, ठीक है, और संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा। तो याद रखना, 2 वर्ष 11 महीने, ठीक है, और 18 दिन ये लगा था। याद रखिएगा, भूलेगा मत, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे उसको बनने में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको कभी याद करने में, तो याद रखना इसको, क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक भारत को 1990 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव में हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षा के प्रति संवेदनशील हो, ठीक है, जो जनता के प्रति संवेदनशील हो, ठीक है, यानी लोकतंत्र हो, राजतंत्र न हो, ठीक है। संसदीय कार्यप्रणाली की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यवाही के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है, और तभी शक्तियों को
सूत्र मानती है। अधिष्ठात्मक कार्यपालिका में एक व्यक्ति की का खतरा बना रहता है। यानी देखिए, जैसे हम लोकतंत्र नहीं चाहते, ठीक है, इंसान क्यों लोकतंत्र नहीं चाहता? ताकि जनता का शासन हो, राजतंत्र क्यों नहीं चाहता? ताकि राजा का शासन ना हो, जनता का शासन हो, ठीक है, जनता का शासन हो। लेकिन अधिष्ठात्मक वो संसदीय प्रणाली में होता है। अधिष्ठात्मक में अगर हम प्रणाली अपनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें एक ही राष्ट्रपति रहेगा और वो बार बार दोहरा के वो बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वही चुने जाएगा, वही रहेगा, उसके बाद नहीं होता, जैसे कि एक दलीय दो दलीय में प्रणाली में होता है, ठीक है। तो इसीलिए संसदीय कार्यपालिका ज़्यादा बेहतर होता है अधिष्ठात्मक से, ठीक है। हमारे देश में इसलिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं को एक सरकार ऐसी सरकार चाहती थी जिसमें शक्तियाँ कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उनमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हो, ठीक है, किसी की पूजा ना हो, किसी का पाठ ना हो, बस। संसदीय व्यवस्था में ऐसे अनेक सक्रिय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यपालिका विधायपालिका जनता के प्रतिनिधित्व के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, और उसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रपति और प्रांतीय दोनों ही स्तरीय को पर संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था को स्वीकार लिया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत का एक राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। यानी हमारे में क्या अपनाया गया है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चलता है, राष्ट्रपति सिर्फ नामात्र का होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति स्तर पर सरकार को जानती है, ठीक है। देखिए, अब हुआ ये कि जैसे राष्ट्रपति की बात आई तो राष्ट्रपति हमारे में क्या करता है? राष्ट्रपति अगर अधिष्ठात्मक अपनाया जाए तो वही जो करना चाहेगा वही करेगा, कोई और उसमें हस्तक्षेप नहीं डाल सकता। प्रधानमंत्री की बात आई तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र का है। प्रधानमंत्री हमारे जो कार्यभार होता है देशी विदेशी वो सारा क्या कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब प्रधानमंत्री के संभालने से ये कि हमारे यहाँ जो शक्तियाँ हैं वो 3 भागों में बटे हैं, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधायपालिका, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होने से क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति अपना कब्जा नहीं जमा सकता, ठीक है। अपना कब्जा नहीं जमाने का मतलब है कि लोकतंत्र होना एकदम सही रूप से एक लोकतंत्र होने का मतलब यही है कि जनता का उसमें शासन हो। इतना समझ में आ गया? और जनता का शासन तभी होगा जब एक ही व्यक्ति की क्या कहते हैं पाबंदी ना हो, उसका रोक टोक ना हो, उसी का कब्जा ना हो, ठीक है। इसमें हमारा राष्ट्रपति भी काम करेगा, प्रधानमंत्री भी काम करेगा, कार्यपालिका भी काम करेगा और न्यायपालिका भी। इतना समझ में आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दी वो नाम मात्र का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इस बात को भूलना मत, ठीक है। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, याद रखिएगा इस बात को। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, ठीक है, विधायी, कानून और प्रांतीय शक्तियों का प्राप्त है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मैंने कहा ना, उसे शक्तियाँ सारी दी गई है लेकिन वो है नाम मात्र का, ठीक है। इतना याद कर दीजिए, बिना मंत्री के परिषद की सलाह के वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है और वह ही वास्तविक कार्यकारी करते हैं, ठीक है। वास्तव में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री,
ठीक है, और मंत्रिपरिषद, इतना याद रखिएगा। जो मैंने आपसे बार बार कहा कि वो नाम मात्र का होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको सारे अधिकार तो मिले हैं, लेकिन शक्तियाँ मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकार अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह ही माननी पड़ती है। वो अपने, अगर उसे शक्तियाँ दी गई हैं, ये सब शक्तियाँ दी गई हैं, तो वो उसका यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसे कोई मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कह ना दे। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं राष्ट्रपति की विशेषाधिकार। क्या है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार? ठीक है, ये देखिए, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये है सब, उससे सारी जो मंत्रिपरिषद होता है के कार्यकारी को सूचना को प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उन्हें दे। देखिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा है किसी चीज़ को, राष्ट्रपति ने कुछ मांगा है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है उसे देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री के पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार को व्यक्त करता है। देखिए, ये जो थे, वो जो पहले हमने बताया था कि शक्तियाँ मिलती हैं और उसको प्राप्त नहीं होता, वो होता है नाम मात्र का। ठीक है, और ये जो कुछ हमने जाना, यानी देखिए, संवैधानिक मुद्दे जो होते हैं उनके बारे में सूचना लेना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी सूचना दे। दूसरा, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखता है, देश के बारे में उसे बताता है। तो ये सब उसके क्या है? विशेषाधिकार। आई होप शक्ति और विशेषाधिकार क्या है राष्ट्रपति के, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और खुश रहिए। मैं आपको इसका पार्ट 3 में आपको जो भी स्थायी सदस्य